जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी सोशल साइंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे एग्जाम में लिखें कि हमको पूरे अंक मिले, तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप सोशल साइंस को बहुत ही कम समय में फिनिश कर पाएंगे और अच्छे अंक स्कोर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही है। यदि आपको नहीं पता है तो आज इसके बारे में डिटेल से जान लीजिए। ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो पिछले 5 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। और आज का ये वीडियो जो है सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप लोग जा करके उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉप 100 प्रश्न उत्तर नाम से, आप जा करके उसको देख लीजिए। और एक पार्ट में हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और पार्ट बाय पार्ट हम 5-5 प्रश्न पर डे कवर करते हैं, ताकि हमको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और एकदम आसानी से कम समय में पूरे सोशल साइंस को हम फिनिश कर सकें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भी हम सोशल साइंस के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से लिए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग भी इस सीरीज के एक एक वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सोशल साइंस में एक भी प्रश्न इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। पूरा आपके पेपर में 100% फंसेगा। बस आप सभी लोग एक एक प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। तो 31वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 4 नंबर में, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया एक शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब कहने का मतलब ये है कि नमक सत्याग्रह जो है इसको गांधी जी ने चलाया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया था और ये शांतिपूर्ण था, यानी इसमें ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई, एकदम शांत तरीके से ये आंदोलन किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। और इस आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दांडी मार्च अगर पूछा जाए तब भी आपको यही आंसर लिखना है। और यह आंदोलन 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये डेट भी आप याद कर लेंगे। और उसके बाद इस सत्याग्रह के बारे में कुछ खास चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, ताकि एग्जाम में हमें सारे अंक मिल जाएं, एक भी अंक हमारा कटे ना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि इस आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी, जो कि गुजरात में है। दूसरा पॉइंट, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ था, ठीक है भैया। तीसरा नंबर, उस समय अंग्रेजों के शासन में नमक पर भारी टैक्स लगाया जाता था और नमक बनाने का अधिकार भी अंग्रेजों के पास था, इसलिए यह आंदोलन जो है उनके इसी अधिकार के खिलाफ चलाया गया। चौथा नंबर, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, तभी से सभी लोग नमक बनाने लगे। पांचवा नंबर है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है भैया। तो इतना बड़ा आंसर आप लिखेंगे, 4 अंक पूरे बोर्ड एग्जाम में आपको हासिल हो जाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये नागरिक शास्त्र से लिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। प्रश्न को पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, बस थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि पहला नंबर, सत्ता की साझेदारी से सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। दूसरा नंबर, सत्ता की साझेदारी से समाज में संतुलन और न्याय की भावना बढ़ती है, ठीक है भैया। तीसरा नंबर, सत्ता की साझेदारी से सभी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, यानी हर आदमी अपने अपने विचार प्रकट कर सकता है। चौथा नंबर, सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के मध्य संघर्ष की संभावना कम हो जाती है, यानी लोगों के बीच लड़ाई झगड़े और टकराव की संभावना कम हो जाती है। पांचवा नंबर, सत्ता की साझेदारी से सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है, यानी हर व्यक्ति का फायदा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रख करके नियम बनाए जाते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बता दिए हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं 33वां महत्वपूर्ण प्रश्न के लग।
और ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास और नागरिक शास्त्र के हमने देख लिए हैं और ये भूगोल का क्वेश्चन है। तो उत्तर हेडिंग डालेंगे दोस्तों और लिखेंगे खनिजों के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला नंबर, खनिजों का नियंत्रित उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा नंबर, खनिजों को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। तीसरा नंबर, खनिजों के उपयोग के बाद उसे व्यर्थ ना फेंक कर उनका बार बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक बार उपयोग करके फिर जो कुछ बचा कुचा हो उसको फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं करना है, बार बार उसको उपयोग करना है। चौथा नंबर, खनिजों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए भाई, मनमानी तरीके से खनिजों का उपयोग नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर, खनिज पदार्थों के मात्रा और गुण की जानकारी के लिए इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। समय समय पर खनिजों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए। छठवां नंबर, खनन कार्य में वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिनसे खनिजों का संरक्षण हो सकता है। देख सकते हो 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं और एग्जाम में आपको भी पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, ताकि पूरे अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, 34वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि अर्थशास्त्र से लिया गया है। ये क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का महत्व इस प्रकार है। पहला नंबर, वैश्वीकरण के कारण व्यापार और निवेश के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। वैश्वीकरण होता क्या है दोस्तों? वैश्वीकरण का मतलब होता है इस पूरी दुनिया को एक कर देना, यानी सभी देशों का आपस में मिल जाना। हमें जो घटे हम दूसरे देश से मंगा सकें और दूसरे देश को जो घटे हम उसके पास भेज सकें, यानी आपस में इतना कनेक्शन मजबूत होना चाहिए कि सब एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण की वजह से व्यापार और निवेश में जरूर नए अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक देश दूसरे देश से अच्छे से संबंध स्थापित कर लेता है। दूसरा नंबर, इससे आर्थिक विकास हुआ है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जरूर बढ़े हैं भाई। तीसरा नंबर, इससे भारत में उद्योगों का विस्तार किया जा सका है। ठीक है। चौथा नंबर, वैश्वीकरण ने भारत में टेक्नोलॉजी की उन्नति को बढ़ावा दिया है, यानी भारत में इसी वजह से और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। पांचवा नंबर, इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में काम करने की अनुमति भी दिया है। वैश्वीकरण की वजह से विदेश के लोग भी हमारे भारत में आकर के काम कर सकते हैं और हम भी विदेशों में जाकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी इससे भी ये चीज़ें बढ़ी हैं और भारतीय कंपनियों को बाहर मौका मिला है और विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने का मौका मिला है। ये कुछ वैश्वीकरण के महत्व थे। आप 5 पॉइंट लिख देंगे, बहुत अच्छा अंक आपको मिलेगा, ऐसे ही लिखना है। 35वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर में हल करवा रहा हूँ, ये बात मेरी अच्छी से आप मान लीजिए। ठीक है, और एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। ठीक है, जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। यानी भैया पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और फिर जो ज़मीन बचती है उसमें पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती किया जाता है। यानी पहले ज़मीन को जलाया जाता है, पेड़ों को जला दिए तो ज़मीन जो है वो गर्म पड़ गई। ठीक है, और उस पर सफाई करके फिर खेती किया जाता है। ये होती है झूम कृषि, या इसको ट्रांसफर कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, अब झूम कृषि की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो कुछ विशेषताएं तो लिखना बनता है। पहला नंबर, इसमें किसान एक ही जगह पर खेती नहीं करते। भाई एक जगह पर पौधों को काट करके जलाए और खेती किए, फिर कहीं दूसरी जगह पर गए वहाँ भी ऐसा किए, बल्कि थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। दूसरा नंबर, झूम कृषि को स्लाइड एंड बर्न कृषि, आग परती कृषि, कर्तन दहन कृषि और बर्न खेती भी कहा जाता है। ये झूम कृषि के कुछ प्रमुख नाम हैं। तो अगर झूम कृषि की जगह पर आपसे पूछा जाए कर्तन दहन कृषि किसको कहते हैं, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। आग परती कृषि किसको कहते हैं, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। स्लैश एंड बर्न कृषि किसको कहते हैं, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। इसे असम में क्या कहते हैं, झूम खेती। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इसको पोड़ू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोड़ू। मध्य प्रदेश में इसको बेवर और केरल में इसको पोनम के नाम से भी जाना जाता है। इस खेती के ये कुछ नाम हैं अलग अलग राज्यों में।
तीसरी विशेषता है कि झूम कृषि में किसी भी तरह की खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है भैया। और यहाँ से आज की ये वीडियो फिनिश हुई। टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन आपको देखना है तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के देख लो। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो। या फिर इसी स्कैनर को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लो और स्कैन करके ज्वाइन करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।